तो चैप्टर 3 का जो लास्ट पॉइंट अपना बचा था, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे उनको डिफाइन किया जाता है, उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग इसको अपन स्टडी करेंगे। टोटल 8 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, 8 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बॉन्ड्स होते क्या है। बॉन्ड्स आर सिक्योरिटी विच रिप्रेजेंट अ लोन। For a loan to be completely define the loan amount, time for which the loan is taken and the rate at which it is taken। जब अपन लोन लेते हैं कहीं से, तो उसमें लोन का अमाउंट, टाइम, कितने समय के लिए अपन लोन ले रहे हैं, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये सब अपने को पूरी जानकारी होती है। ठीक है, वैसे ही बॉन्ड्स में प्रिंसिपल, मैच्योरिटी और कूपन, ये 3 चीजें अपने को जानना जरूरी है। ठीक है, ईच ऑफ दिस फीचर कैन बी मॉडिफाइड टू कंस्ट्रक्ट वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड। अब ये तीनों को के अलग अलग फीचर्स और इनको मॉडिफाई करके बहुत सारे टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स आर आल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इशूअर्स एंड क्रेडिट वर्थनेस। तो बॉन्ड्स क्या है कि इशूअर्स किस टाइप के हैं और उनका क्रेडिट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी बॉन्ड्स को क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो है वो है जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स की खासियत ये है कि इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को मिलता नहीं है। ठीक है, इसमें जो भी अपने को क्या रहता है, ये फेस वैल्यू से नीचे इशू होता है और मैच्योरिटी में अपने को फेस वैल्यू का अमाउंट मिलता है। मान लीजिए फेस वैल्यू 100 है इसकी, तो इशूअर जो है वो 80 रुपीज में अपने को देगा और मैच्योरिटी में अपने को 100 रुपीज वापस मिलता है। ठीक है, जो फेस वैल्यू है उतनी वापस मिलती है। तो इसको जीरो कूपन बोलते हैं, क्योंकि इसमें किसी टाइप का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को नहीं मिलने वाला है। जो भी मिलेगा ये डिस्काउंट प्राइस, फेस वैल्यू से डिस्काउंट प्राइस पे इशू होता है और फेस वैल्यू पे मेच्योर होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें लिखा क्या है। बॉन्ड्स विच डू नॉट पे कूपन इन देयर इंटायर टर्म एज नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड और सिंपली जीरोस। ठीक है, सच बॉन्ड आर इशूड एट डिस्काउंट टू देयर फेस वैल्यूज एंड रिडीम एट पर। ठीक है, फेस वैल्यू से डिस्काउंट में इशू होते हैं और रिडीम किस में होते हैं, फेस वैल्यू पर। Thus, the return of this bond is not in the form of periodic payment of interest, but in the form of difference between the issue price and redemption value। जैसे इशू प्राइस 80 हो गया और रिडीम हुआ 100 में, तो ये जो डिफरेंस है 80 से 100 का, ये अपना क्या हो गया, जो भी ये प्रॉफिट हो गया अपना। ठीक है, तो इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स बोले जाते हैं। While in rupee term, the return may be same for a investor. Inherently, zeros carry more interest rate risk। तो ये जो जीरो कूपन्स रेट हैं, ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क इनमें होता है। क्यों? ड्यू टू देयर हायर ड्यूरेशन देन अ कूपन पेइंग बॉन्ड टू द सेम मेच्योरिटी। इनका जो ड्यूरेशन होता है जीरो कूपन बॉन्ड का, वो हायर होता है, तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, सच बॉन्ड्स आर issued by issuer to manage their cash flow as there is no intermittent strain during the life of the bond to make periodic coupon payment। ऐसे बॉन्ड्स जो इशूअर इशू करते हैं अपने को, कोई कंपनी या गवर्नमेंट जो भी इशू करती है, तो उनको इस बात का बिल्कुल टेंशन नहीं रहता कि इसमें कूपन पेमेंट देना है। तो जो वो कैश फ्लो रहता है, जो भी इनका प्रॉफिट होता है या जो कैश फ्लो होता है, उसको अच्छे से वो लोग मैनेज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइमली उनको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड नहीं करना है। ठीक है, कैश रिमेन विद द कंपनी, पैसे कंपनी के पास ही रहने हैं, और कैन बी यूज्ड इन बिजनेस विथ स्लाइटली लॉन्गर देन होरिजन। क्या होता है, यही चीज दोबारा लिखिए कि थोड़ा ज्यादा समय के लिए बिजनेस में यूज होता है। रीपेमेंट ऑफ लोन वुड बी वन शॉट।
या बुलेट पेमेंट एट मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। रीपेमेंट एक बार में होता है मेच्योरिटी में, जो भी उसकी फेस वैल्यू है उतना देके इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है। ट्रेजरी बिल, टी बिल्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कमर्शियल पेपर सीपीज इशूड बाय कॉर्पोरेट, एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडीज इशूड बाय बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो शॉर्ट टर्म जीरो कूपन बॉन्ड्स के एग्जांपल क्या हुए? टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म है तो देश पेपर आर लेस देन ऑफ 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी, 1 साल से कम होती है इनकी मेच्योरिटी। ठीक है। हैंस आर ऑल्सो नोन एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो इनको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मनी मार्केट इज द सेगमेंट ऑफ डेप्ट मार्केट इन विच पेपर ऑफ लेस देन 1 ईयर आर इशूड एंड ट्रेडेड। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट किसको कहा जाता है? डेप्ट मार्केट में ऐसे सेगमेंट्स या ऐसे पेपर्स जो 1 साल से कम समय के लिए इशू होते हैं और ट्रेड भी होते हैं। ठीक है। जेट सीबी यानी जीरो कूपन बॉन्ड्स ऑफ वेरी लॉन्ग टेन्योर आर इशूड एट स्टीप डिस्काउंट टू देयर फेस वैल्यू। जितने लंबे समय के लिए इशूड होगा उतना ज्यादा फेस वैल्यू में डिस्काउंट मिलता है, और वो भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसे कूपन्स को क्या बोलते हैं? डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। आईडीबीआई हैड इशू सच बॉन्ड मेनी ईयर बैक, यानी कि आईडीबीआई जो है उसने बहुत पहले ऐसे बॉन्ड इशूड किए थे। और जो किसान विकास पत्र केवीपी जिसे बोलते हैं, ये भी डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स के टाइप है। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जीरो कूपन बॉन्ड्स का। तो 2009 में ईटीएचएल कंपनी जो एसआर ग्रुप की कंपनी है, उसने 4,280 करोड़ रुपए मार्केट से उठाया था जीरो कूपन बॉन्ड्स की तरफ। ठीक है। देश द बॉन्ड्स वेयर लॉन्च इन 2 सेपरेट सीरीज ऑफ स्लाइटली डिफरेंट मैच्योरिटी। 2 सेपरेट सीरीज में लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो कंपनी कौन थी? ईटीएचएल। सिक्योरिटी क्या है? जीरो कूपन। इशू अक्टूबर में हुआ था। मैच्योरिटी क्या थी इसकी? जुलाई 2011, और एक थी दिसंबर 2011। और मैच्योरिटी वैल्यू क्या थी? 100 रुपीज। ठीक है। 100 रुपीज इसकी मैच्योरिटी हो गई। पहली जो सीरीज है उसका जो कूपन बॉन्ड रेट था वो कितना था? 85.8। ठीक है। इतने फेस वैल्यू में इशू हुआ था। और सेकंड जो सीरीज है वो हुआ था 82.55। ये इसकी फेस वैल्यू थी। और मैच्योरिटी में कितना रुपए मिला अपने को? 100 रुपया। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है। 2 साल के लिए इशू किया गया था। अब सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या है? फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग मीन्स जिनके बॉन्ड के रेट हैं या कूपन रेट हैं वो फिक्स नहीं रहते, उनमें उतार चढ़ाव बना रहता है। ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहता है। ठीक है। देस आर द बॉन्ड्स हुज कूपन इज नॉट फिक्स। कूपन यानी इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं, एज इन द केस ऑफ वनीला बॉन्ड, बट इज रीसेट पीरियडिकली विथ रेफरेंस टू अ डिफाइंड बेंचमार्क। ठीक है। दिस कुड बी अ इन्फ्लेशन इंडेक्स और इंटरबैंक रेट और कॉल रेट और सम अदर रिलेवेंट बेंचमार्क। Resetting the coupon periodically ensure that base bond pay interest that reflect current market value। तो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? करंट मार्केट में इन्फ्लेशन इंडेक्स कैसा चल रहा है, या इंटरबैंक रेट कैसा है, या कॉल रेट कितना है, उसके अनुसार इनका जो कूपन है पीरियडिकली चेंज होते रहता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, देश बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट दैट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट रेट। ठीक है। ड्यू टू देयर यूनिक नेचर ऑफ कांस्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ कूपन रेट, देश बॉन्ड कैरी लोअर इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क बहुत कम होता है।
ठीक है, सच बॉन्ड्स आर स्पेशली यूज्ड इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो एज दे कंटिन्यूअसली कीप ट्रैकिंग द इंटरेस्ट रेट प्रिविलेंट इन मार्केट एंड एडजस्ट देयर कूपन पीरियडिकली, टिपिकली एवरी 6 मंथ। ठीक है, इनका जो इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है हर 6 महीने में चेंज होते रहता है, या ये लोग मार्केट को ट्रैक करते रहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कैसा जा रहा है, तो उसके अनुसार ये लोग इंटरेस्ट को चेंज करते रहते हैं। देयर इज मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट टू कूपन रेट इन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। ठीक है, एक मैक्सिमम लिमिट रहती है इसकी कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। दो टाइप्स के इसमें लिमिट भी रहते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हो गया या बहुत कम हो गया। तो जो टॉप का होता है मैक्सिमम को कैप बोला जाता है और मिनिमम को फ्लोर बोला जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, हाउसिंग लोन विथ वेरिएबल और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लोन्स। ठीक है, हाउसिंग लोन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स में का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, डेवलप्ड मार्केट आल्सो है बॉन्ड हुज कूपन मूव इनवर्सली टू द बेंचमार्क, देज आर नोन एज इनवर्स फ्लोटर्स। इसको याद रखिएगा, कभी कभार पूछ सकता है। ठीक है, अब है थर्ड कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। जैसे अगर आप लोगों ने रिवाइज किया होगा तो अपन ने कन्वर्टिबल डेब्ट्स के इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे। ठीक है, तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स या में क्या होता है कि ये या तो 100% इक्विटी में चेंज हो जाते हैं, या तो हाफ इक्विटी में चेंज होते हैं और हाफ अमाउंट इनका डेप्ट में ही रहता है। ठीक है, और जब तक ये इक्विटी में चेंज नहीं होते तो इनको एक कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिनिमम जो भी रहता है उतना पैसा इनको मिलते रहता है। ऐसा नहीं है कि कन्वर्टिबल है तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक ये इक्विटी में चेंज नहीं होगा तब तक उसमें कुछ ना कुछ कूपन रेट मिलते रहता है। A convertible bond or debentures is generally issued as debt instrument with the option to investor to convert the amount invested in equity of the issuer company later। ठीक है, कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ऑप्शन रहता है इन्वेस्टर के पास कि वो उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है बाद में, इशूअर कंपनी के साथ बाद में, तुरंत नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है उसमें। पूरे रूल रेगुलेशन होते हैं, जब आप कन्वर्टिबल बॉन्ड लेंगे वहां पे सब कुछ लिखा होगा, उसको अच्छे से देखना होता है। दिस इज सिक्योरिटी हैज फीचर ऑफ बोथ डेप्ट एंड इक्विटी। द इशूअर specify the detail of conversion at the time of making the issuer itself issue itself। तो इसमें क्या क्या चीजें लिखी रहती है, द डेट ऑन और बिफोर विच द कन्वर्सन में बी मेड। डेट दिन लिखा रहता है, उसके पहले डेट ऑन और बिफोर एक पर्टिकुलर डेट या उससे पहले कन्वर्जन कब हो सकता है वो लिखा रहता है। रेशो ऑफ कन्वर्जन कि कितने शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, एक बॉन्ड्स में, एक डेट बॉन्ड में कितने शेयर्स आपको मिलेंगे उसका रेशोस लिखा रहता है। द प्राइस एट विच द शेयर विल अलॉटेड टू द इन्वेस्टर ऑन कन्वर्जन, और कौन से प्राइस रेट में शेयर्स मिल रहे हैं आपको कन्वर्ट होने के बाद, ये भी लिखा रहता है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, जो मार्केट रेट होते हैं ना, 100 रुपया मान लो मार्केट रेट चल रहा है, तो आपको डिस्काउंट रेट 60 70 रुपया 80 90 जो भी उनको सही लगता है डिस्काउंट रेट में ही मिलता है। तो जब आपको मिलेगा तो मार्केट रेट और आपके रेट में डिफरेंस है, तो उतना तो आपका प्रॉफिट भी हो जाता है। ठीक है, द proportion of debenture that will convert into equity shares, कितने प्रपोर्शन आपका इक्विटी में चेंज होगा और कितना आपका डेप्ट में ही रहेगा वो भी उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो देस बॉन्ड्स कुड बी कन्वर्टिबल आइदर कंपलसरी। तो ये जो बॉन्ड होते हैं या तो कंपलसरी उनको कन्वर्ट किया जाएगा
या तो ऑप्शन रहता है कि आप चाहो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। दोनों टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। ऑल्सो दिस बॉन्ड कुड बी फुली कन्वर्टेबल वेयर द इंटायर फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। फुली कन्वर्टेबल में पूरे शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, पूरे बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में। और पार्शली कन्वर्टेबल में आधे आपके बॉन्ड्स में रहेंगे और आधे शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। जो रिमेनिंग रहेगा उसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलते रहेगा, जो ब्याज है आपको, और रीपेड होगा जब उसका रिडेम्पशन आएगा, मैच्योरिटी हो जाएगी, उस समय आपको उसके पूरे पैसे भी मिल जाएंगे। अब कन्वर्जन होता है डेप्ट इनटू इक्विटी। तो डेप्ट क्या होता है, रिमूव हो जाता है बैलेंस शीट से, और इक्विटी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, यहां तक सर समझ में आया सर आप लोगों को? यहां तक अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, या कुछ नहीं आया हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, आई विल हेल्प यू। ओके। The advantage of the issuer of convertible bond lie in the fact that convertible bonds usually have a lower coupon rate than pure debt instrument। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसमें कूपन रेट है वो बहुत कम होते हैं, है ना। दिस इज बिकॉज द yield of the investor in such bond is not from the coupon alone but also the possibility of capital appreciation in investment once they convert into a equity। इनके कूपन रेट क्यों कम होते हैं, क्योंकि जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में, तो जो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा उसमें इनको ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए इनके जो कूपन रेट होते हैं थोड़े कम होते हैं, लोअर होते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, द डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज दैट स्टेक ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जैसे किसी का स्टेक है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, वो क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है जब फ्रेश शेयर्स इशू होते हैं कन्वर्जन में। ठीक है, द इन्वेस्टर इन अ कन्वर्टेबल बॉन्ड हैव एडवांटेज ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट फीचर्स। ठीक है, दे आर कूपन income in the initial stage. When company project it in a nascent stage, once the bond is convert into equity, they may benefit from appreciation in the value of share। सेम चीज को फिर रिपीट किया गया है, वही चीज लिखी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट, पीपीएन। ये क्या होता है, पीपीएन इज रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स डेट प्रोडक्ट which aim at providing protection of principal amount invested by the investor। ठीक है, if the investment is held to maturity, typically a portion of the amount is invested in debt such a way that mature to the principal amount on expiry of the term of note। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट में क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, वो ओवरऑल इसमें पोर्शंस में होता है। ठीक है, इक्विटी में भी होता है, डेरिवेटिव में होता है, कमोडिटीज में होता है, एंड अदर प्रोडक्ट विच हैव पोटेंशियल टू जनरेट हाई रिटर्न्स। ठीक है, तो ये इस टाइप के प्लान्स जो होते हैं उसमें इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी एंड अदर्स प्रोडक्ट्स को मिला के इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिससे जो रिटर्न है वो ज्यादा हाई रहे। ठीक है, although this is mark as debt paper। अब इसको तो डेप्ट पेपर कहा गया है। ठीक है, it has features similar to fixed income securities। it is a synthetic product constructed by financial engineering।
कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड डेरिवेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डेप्ट पेपर है, इसमें क्या है, फिक्स इनकम की गारंटी रहती है, सिमिलर टू फिक्स इनकम फीचर्स जो होते हैं इसके। ठीक है, अब ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है डेप्ट एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेने में बिलीव करते हैं, वो क्या करते हैं, हाई रिटर्न के लिए इस टाइप के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन वही चीज है कि इसमें डाउन साइड भी रहता है। ठीक है, वाइल द एट द सेम टाइम देयर डाउन साइड इज प्रोटेक्टेड इन पीपीएम। तो ऐसा इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि डाउन साइड को एक लिमिट में बांध दिया जाता है और प्रॉफिट साइड आपका हायर रखा जाता है। ठीक है, दोनों दोनों साइड को मिक्स रखा जाता है कि ना ज्यादा अपन रिस्क तो ले रहे हैं हायर रिटर्न के लिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो अपने पैसे लगाए हैं, वो भी हम लॉस कर बैठे। तो डाउन साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है। अगर आप डेरिवेटिव्स को जानते होंगे तो आपको पता होगा कि डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है डाउन साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट में। अब ऐसा नहीं है कि अब पीपीएन नाम है, प्रिंसिपल प्रोटेक्शन, तो इसमें क्रेडिट रिस्क ना हो। ठीक है, इन्वेस्टर इन पीपीएन्स आर एक्सपोज टू द क्रेडिट रिस्क ऑफ इशूअर्स। ठीक है, सेवरल नॉन फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी, जस्ट लाइक एनबीएफसी कंपनीज जो होती है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एल आई सी, क्या था, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस, चोला मंडलम, कुछ कंपनीज है। ठीक है, हैव इशूड पीपीएन टाइटल इक्विटी लिंक बॉन्ड्स। ठीक है, जो इक्विटी से लिंक रहते बॉन्ड, कमोडिटी लिंक्स बॉन्ड, जो कमोडिटी से लिंक्स रहते हैं इन द पास्ट टू राइज कैपिटल, पास्ट में यूज किया गया है। ठीक है, और सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इस टाइप के बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी होते हैं। ठीक है, लेकिन पास्ट में किया गया है, अभी रिसेंट का इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, अब एक होता है इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज। अब क्या होता है कि अपन एफडी में इन्वेस्टमेंट कर लिए या कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लिए, ठीक है, लेकिन महंगाई दर बहुत ज्यादा है, जितना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जितना अपने को प्रॉफिट नहीं होने वाला, उससे ज्यादा तो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसका नुकसान क्या होता है कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कवर हो जाता है, या तो कई बार माइनस में भी चला जाता है, कि हमने तो 100 रुपये, आज का 100 रुपया और 10 साल पहले का 100 रुपये में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो वो क्या होता है, इन्फ्लेशन जितना बढ़ते जाता है, रुपीस की वैल्यू या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतनी कम होते जाती है। तो उस टाइप के बॉन्ड्स की यहाँ पे बात की गई है, डेप्ट की। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बीइंग फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट रन द रिस्क ऑफ डिलीवरिंग निगेटिव रियल रिटर्न ड्यूरिंग द हाई इन्फ्लेशन पीरियड। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें फिक्स इनकम है कि इतना फिक्स है, आपको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन क्या होता है, हाई इन्फ्लेशन के कारण उनको रियल में निगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। एट द टाइम द इन्वेस्टर ऑफ डेप पेपर आर रिटायर्ड ओल्ड पर्सन। ठीक है, जैसे कोई इन्वेस्टर है डेप पेपर्स में, जस्ट लाइक अ रिटायर्ड ओल्ड पर्सन, जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, उनको फिक्स इनकम आ भी रही है, लेकिन वो क्या होता है, महंगाई दर के कारण, हाई इन्फ्लेशन के कारण उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो फॉर सच केसेस इट बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव रिटर्न बीटिंग इन्फ्लेशन। तो हमको भी ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो महंगाई दर को भी बीट कर सके, उससे ज्यादा रिटर्न दे सके। तो ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड।
are category of government security issued by RBI which provide inflation protected return to the investor. In India, inflation need index bond have been launched in with which both principal and interest rate adjust to the inflation, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो मिल रहा है दोनों इन्फ्लेशन रेट के अनुसार एडजस्ट किया जाता है. These bond have fixed real coupon which apply to the inflation adjusted principal on each interest payment date. इनका क्या होता है कि फिक्स है रियल कूपन इंटरेस्ट, लेकिन क्या होता है कि हर इंटरेस्ट पेमेंट में जब अपने को उनका ब्याज मिलना है उस समय इन्फ्लेशन की दर के अनुसार उसे मैनेज किया जाता है या एडजस्ट किया जाता है. ऑन मैच्योरिटी the higher of the face value or inflation adjust principal is paid out to the investor. Thus, the company income as well as the principal is adjusted for inflation. तो कुल मिला के यही इसमें कहना है कि कूपन रेट को इन्फ्लेशन के अनुसार उसका प्रिंसिपल और कूपन रेट दोनों को एडजस्ट किया जाए इन्फ्लेशन या ज्यादा महंगाई में. तो उससे क्या होगा, आपको पैसे अच्छे मिलेंगे जो महंगाई दर को बीट कर सके. तो द इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट टू द प्रिंसिपल इज डन बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द इंडेक्स रेशो. द इंडेक्स रेशो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द रेफरेंस इंडेक्स ऑन द सेटलमेंट डेट बाय द रेफरेंस इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ द सिक्योरिटी. द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज द इन्फ्लेशन मेजर. WPI को लिया जाता है. आरबीआई WPI को अपना इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए उसको मानती है. ठीक है. दैट इज कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स रेशो फॉर दिस बॉन्ड्स. तो इसमें इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए WPI कितनी है उसके अनुसार कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है. अनदर कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय RBI फॉर रिटेल इन्वेस्टर. इन्फ्लेशन इंडेक्स नेशनल सेविंग सिक्योरिटी क्यूमुलेटिव 2013 से. ठीक है. ये 10 साल के लिए इशूड होता है. नेशनल सेविंग सिक्योरिटीज जो इन्फ्लेशन को भी बीट करता है. देश बॉन्ड ऑफ 10-year टेन्योर वेयर अवेलेबल टू रिटेल रेसिडेंट इंडिविजुअल माइनर और HUF और चैरिटीज को इस टाइप के बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं. अब देश बॉन्ड कैरी अ फिक्स इंटरेस्ट ऑफ 1.5%. इतना इनको मिलता है 1.5%. और इन्फ्लेशन रेट कितना होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उसको भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है. पहली चीज फिक्स है रेट, फिक्स है इंटरेस्ट रेट 1.5 और महंगाई दर कितनी है उसके अनुसार इसका रेट रिटर्न तय किया जाता है. ठीक है. और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 मंथ में कंपाउंड, एवरी 6 मंथ में कंपाउंड होता है इसका. और क्यूमुलेटेड द सेम इज पेबल विद प्रिंसिपल ऑन मैच्योरिटी. मैच्योरिटी में क्यूमुलेटेड जो रहता है वो पेड किया जाता है और इसका इंटरेस्ट क्या होता है हर 6 महीने में कंपाउंड होता है. ठीक है. और ओवरऑल कब मिलता है 10 साल के बाद. ठीक है. द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द फ्लोर इज पेएबल इवन इफ देयर इज डिफ्लेशन. जो ये 1.5% है वो फ्लोर है, उतना तो आपको मिलेगा ही. अगर डिफ्लेशन भी आ गई तो डिफ्लेशन यानी कि माइनस में आ गया महंगाई तब. द इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू द टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर. अब ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी उसमें भी टैक्स देना ही है गवर्नमेंट को. ठीक है. यहाँ तक आया सर समझ में सब? राहुल जी, पुष्पक जी, सौरभ जी. लाइव क्लास लेने का यही एक है मजा कि अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्लासेस में पूछते चलें. ओके. अब फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स. Foreign currency bonds are issued by company in currency that is different from currency of its home country. जो foreign currency bonds है
वो क्या होते हैं, अपना जो होम कंट्री है, जैसे अपन अपने देश में है तो यहाँ रुपीस चलता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको डॉलर में इशू कर रहे हैं। ठीक है। कंपनीज इमर्जिंग मार्केट में प्रिफर टू इशू बॉन्ड इन यूएसडी और करेंसी ऑफ अदर इकोनॉमिकल मैच्योर कंट्री एज दे कैरी सिग्निफिकेंट लोअर इंटरेस्ट रेट। तो ये कंपनीज क्या होती है, जैसे इमर्जिंग मार्केट की, ये क्या करती है, यूएसडी, डॉलर या अदर करेंसी में बॉन्ड को इशू करती है, लेकिन कहाँ की करेंसी, मैच्योर कंट्रीज की, डेवलप्ड कंट्री की। ठीक है, क्योंकि वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता है। लेकिन इसका रिस्क क्या है, हाउ एवर दिस बॉन्ड क्रिएट सिग्निफिकेंट फॉरेन करेंसी रिस्क टू द इशूअर्स। अब आपने डॉलर में इशू किया, डॉलर अभी 80 रुपया चल रहा है, मान लीजिए 100 रुपया पहुंच गया तो 20 रुपए जो इसका डिफरेंस है वो भी तो आपका रिस्क हुआ, करेंसी रिस्क। ठीक है, इन सच केस ऑफ फॉरेन करेंसी द करेंसी ऑफ इशू ऑफ द बॉन्ड एप्रिसिएट अगेंस्ट द लोकल करेंसी। ठीक है, द इशूअर विल नीड हायर अमाउंट ऑफ लोकल करेंसी टू रिपे द लोन। ठीक है, वही चीज है, 80 रुपया था, 100 पहुंच गया, तो मुझे अब 100 रुपए की जरूरत होगी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अब इसको कैसे रिड्यूस किया जाए करेंसी रिस्क को, तो हेजिंग की जाती है। हेजिंग द फॉरेन करेंसी रिस्क थ्रू डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में रिमूव और रिड्यूस द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंस। ठीक है, हेजिंग कर लेते हैं कि अगर डॉलर का रेट ज्यादा जाने वाला है तो डॉलर बाय कर लिए। बहुत सारे तरीके हैं, ऑप्शन, फ्यूचर, बहुत सारे हैं उसके तरीके, अभी हमारे काम के लिए इतना ही है। अब इसका एग्जाम्पल दिया है, 2020 फरवरी में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ठीक है, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसने कौन सी करेंसी में बॉन्ड इशू किया था, यूएसडी बॉन्ड्स। ठीक है, डॉलर में उन्होंने बॉन्ड इशू किया था, जीएमआर फॉर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, 2020 में। यही एक एग्जांपल है इसका। एक्सटर्नल बॉन्ड्स, external bonds also refer as euro bond, also are bond issued in currency that is different from the currency of the country in which it is issued. For example, if company issue a US dollar denominated bond in Kuwait, ठीक है, कोई कंपनी कुवैत में डॉलर में बॉन्ड इशू कर रही है तो वो एक्सटर्नल हुआ, उसको यूरो बॉन्ड भी बोलते हैं। लेकिन क्यों हुआ, क्योंकि कुवैत में तो दिनार चल रहा है और डॉलर तो यूएस में चलता है, तो इस टाइप के बॉन्ड्स को एक्सटर्नल बॉन्ड्स बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल बॉन्ड्स हैं, अगर वो इंडियन रुपीज में दूसरे देश में इशूड किए जाए तो उसको मसाला बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, देश बॉन्ड आर इशूड आउटसाइड ऑफ इंडिया बट आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज। ठीक है, अब ऐसे बॉन्ड्स कब इशू हुए थे, 2014 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इशूड किए थे, कहां पे किए थे, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, एस अगेंस्ट फॉरेन करेंसी बॉन्ड विच क्रिएट करेंसी रिस्क फॉर द इशूअर्स। फॉरेन करेंसी बॉन्ड में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, करेंसी रिस्क होता है उसमें। इन द केस ऑफ मसाला बॉन्ड्स द करेंसी रिस्क इज borne by the investor since the bonds are denominated in Indian rupees। ठीक है, if INR depreciated against the currency of the country of issue, the amount received by the investor will be less than the local currency। अगर रुपए की वैल्यू कम होगी और आपने रुपए में ही बॉन्ड खरीदा है बाहर देश में और रुपए की वैल्यू कम हो रही है, तो क्या होगा, उससे आपको जो लास्ट में मेच्योरिटी में जो पैसे मिलेंगे वो बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, अब लास्ट है इसका परपेचुअल बॉन्ड, पर परपेचुअल या परपेचुअल जो भी है, इंग्लिश थोड़ा प्रोनाउंस कर लीजिएगा। ठीक है,
तो इस टाइप के बॉन्ड कौन इशू इशू करता है? आर बॉन्ड विच डू नॉट हैव मैच्योरिटी डेट, इनका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता। द इशूअर ऑफ परपेचुअल बॉन्ड डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू रिडीम इट, और इनको रिडीम करने के लिए भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है। द इन्वेस्टर आर इंटाइटल्ड टू पीरियडिक कूपन्स, जो भी इनको मिलना है इन्वेस्टर को क्या है, समय समय पे इंटरेस्ट रेट मिलते रहेगा, लेकिन रिडीम करने का भी ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को याद होगा यस बैंक जब डूब रहा था तो इसी बॉन्ड की बातें हुई थी जिसकी वैल्यू 0 हो गई थी। याद रखिएगा, थोड़ा जाके इसको स्टडी करिएगा। 81 बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड, यही जो 0 हो गया था उस समय। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है रिडीम करने का। ठीक है, और इसका कोई मेच्योरिटी डेट भी नहीं होता है। ठीक है, देस बॉन्ड्स कैन बी बॉट बैक, या तो वापस खरीदा जाता है। तो अगर इसको वापस खरीदती है कंपनीज या बैंक, इसको बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स बाय द इशूअर एट देयर डिस्क्रेशन। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये केवल बैंक इशू करती है। सेवरल बैंक इन इंडिया हैव इशू परपेचुअल बॉन्ड टू राइज एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। ठीक है, 81 बॉन्ड भी इसको बोला जाता है। इस टाइप के कुछ बैंक्स क्या होती है, पैसे एडिशनल टीयर 1 कैपिटल बढ़ाने के लिए एज पर बेसल 3 नॉर्म्स इस टाइप के बॉन्ड्स इशू करती है। ठीक है, द नॉर्म स्पेसिफाई वेरियस क्राइटेरिया दैट अ परपेचुअल बॉन्ड शुड मीट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज 81 कैपिटल। ठीक है, इसके क्राइटेरिया होते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, देश इंक्रीज द रिस्क ऑफ 81 बॉन्ड्स कंपेयर टू नॉर्मल, तो जो इनके क्राइटेरिया रहते हैं ना उसके कारण इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो बॉन्ड है करके ऐसा नहीं है कि सब सेफ रहता है, ये वाले बॉन्ड्स 0 भी हो जाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं मिलता। अब इसमें डिफरेंस क्या है, 81 परपेचुअल बॉन्ड्स कंपेयर टू नॉर्मल। ठीक है, 81 बॉन्ड डू नॉट हैव फिक्स मेच्योरिटी, मैंने बताया फिक्स मेच्योरिटी नहीं होता। दे आर सबऑर्डिनेट टू डिपॉजिट लोन फ्रॉम अदर बैंक एंड ऑल अदर बॉन्ड्स। ठीक है, सबऑर्डिनेट यानी कि डिपॉजिट जैसा ही होता है या तो लोन जैसा होता है अदर्स बैंक से। ठीक है, द कूपन कैन बी पेड ओनली फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब कूपन कहां से पेड होता है, प्रॉफिट हुआ वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, नहीं हुआ तो पता नहीं। इफ द इशूअर डजंट हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट दे कैन नॉट पे कूपन, अगर इनका प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो इनको कूपन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के इसके रूल्स हैं। द कूपन इज नॉन क्यूमुलेटिव, the bond can be converted into equity by the issuer upon happening of pre-specified contingent contingents events। ठीक है, ये जो बॉन्ड्स है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑन प्री स्पेसिफाई इवेंट्स, ऐसा कोई इवेंट्स आता है तब। ठीक है, ये बॉन्ड्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस है, इसको देख लेते हैं अपन। 4 क्वेश्चंस है, इजी है। अ बॉन्ड इज इशू एट फेस वैल्यू ऑफ ₹100, कूपन of 10% per annum. The interest rate in the market have increased subsequently. ठीक है, this bond is likely to quote at। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, अब ये 10% है, फिक्स है। इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, मार्केट में तो क्या होता है, एट अ प्राइस बिलो फेस वैल्यू, तो बॉन्ड का जो क्या होता है मार्केट में जब ये ट्रेड करेगा तो अपनी फेस वैल्यू से नीचे ट्रेड करेगा, क्योंकि इसको लोग सेल करना ज्यादा प्रीफर करेंगे और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में जाके पैसे लगाएंगे जहां पे मार्केट में ज्यादा उनको रिटर्न मिले। द ब्लैंक ऑफ इक्विटी शेयर इज डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर बेनिफिट टू द इन्वेस्टर, ये होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है,
इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर इज डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ा है, तो एक लाइन में ये बन जाएगा। अब यहाँ पे इंटरप्राइज वैल्यू निकालना है। कैलकुलेट द इंटरप्राइज वैल्यू बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। मार्केट कैप कितना है? 10 lakhs। टोटल डेप्ट 3 lakhs। और कैश कितना है? 4 lakhs। ठीक है, तो मार्केट कैप 10, ठीक है, +3 -4, तो ये 9 lakhs। इसके फॉर्मूलेज अपन देखेंगे, इसका ऐसा मत सोचिएगा, ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस अब अपन बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है उसके अनुसार 10 + 3 13 -4। ठीक है, मार्केट कैपिटल प्लस डेप्ट माइनस कैश। ठीक है, तो इंटरप्राइज वैल्यू कितनी आई? 9 lakhs। ठीक है, बॉन्ड विच हैज embedded कॉल ऑप्शन इन देम आर नोन एज कॉलेबल। ठीक है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन ऐसे ही इन्होंने दिए हैं, सैंपल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग कम से कम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आने वाले टाइम में, तो अपने को चिंता नहीं है। अपन एग्जाम देने से पहले तक बहुत ज्यादा बहुत कुछ सीख चुके होंगे कि ये सब चीजों की इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्जाम अपन से इजीली होगा। लेकिन केवल यहाँ क्लास में पढ़ने से नहीं होता है, इसको आप लोग जाइए, मैंने पीडीएफ भी शेयर किया है। जब भी समय मिले कम से कम 30 मिनट्स 1 आवर डेली स्टडी करिए। लाइव क्लास लेने का मेरा फंडा यही है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचे। जो चीज ना समझ में आए उसे आप लोग मेरे से पूछते रहें। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट्स को, ठीक है, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स पूछिए, जितने बार पूछना उतने बार पूछिएगा। तो उससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस आपका जो बेस है वो भी स्ट्रांग होगा। केवल ये एग्जाम निकाल लेने से कुछ नहीं होता है। जब आप एग्जाम निकाल लेंगे, मान लीजिए बिजनेस भी करेंगे या अगर जॉब भी करना चाहते हैं, तो दोनों जगह इसके यूज प्रैक्टिकली होने वाले, प्रैक्टिकल यूज होंगे। तो जितना ज्यादा डीप स्टडी करेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे डॉक्टर बनने से नहीं होता है, डॉक्टर बनने के बाद आप जितना नॉलेज रखेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी। फिनेंस, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों जगह वही चलता है, जिसकी जितनी प्रैक्टिस रहती है वो उतना अच्छा आपको डिसीजन दे सकता है। ठीक है,